Good morning, my dear student. Today we are going to read about class 11th history, chapter 3, an empire across 3 continents. In this chapter, in my last video, I have discussed about that the late antiquities topic. In the late antiquities topic, we have read that the various changes 4th century to 7th centuries and why we use particular word late centuries. Again, I recall you, late antiquities word derived the whole meaning of the changes in the particular that region, the Roman Empire. 4th सेंचुरी से लेकर 7th सेंचुरी के बीच के जो बदलाव हुए उसके बारे में एक शब्द के रूप में आई मीन टू से दैट द ओरिजिन टू डिक्लाइन ऑफ द रोमन एम्पायर ड्यूरिंग 4th सेंचुरी टू 7th सेंचुरी वी कैन यूज वन वर्ड दैट इज लेट एंटिक्विटीज। एक शब्द के रूप में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। 4th सेंचुरी द क्रिश्चियनिटी expand the widely and 7th century the new religion emerged that was Islam। दोनों धर्मों के आने से दोनों के बाद का बदलाव इस क्षेत्र में कैसे हुआ और फिर यहाँ पे जो डायक्लेशियंस ने कॉइन्स चलाई, सोलिडस जो 4.5 ग्राम की थी, उसने जनजीवन को कैसे बदला, इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे हुआ, उसने नई राजधानी जो स्थापित की, बाइजेंटियम जिसको कहते थे, बाइजेंटियम, कुस्तुनतुनिया, कांस्टेंटिनोपल that was situated on 3 sides of the sea. It means that place is famous for their marketing importance. Trade, sea routes is available there. So that's why he focused the new city, new capital, that is Constantine, and that capital he established on the new place. So that's why new senators, it means senate members also developed in the use among, बड़े पैमाने पे senators बने। और ये तब होगा जब सोसाइटी कैन बी प्रॉस्परस, लोग समृद्ध होंगे, और ऐसा हुआ भी, जिसके बारे में हम लोगों ने चर्चा की। अब हम बात करेंगे स्पेशली उनके रिलीजियस फेथ और बिलीफ पे, उनके धार्मिक विश्वासों पे क्या बदलाव आए, क्या परिवर्तन हुआ। ओके, द ट्रेडिशनल रिलीजियस कल्चर थ्रू द क्लासिफाइड वर्ल्ड बोथ ग्रीक एंड रोमन हैड बीन पॉलिथिस्ट। द ट्रेडिशनल रिलीजियस कल्चर, जो वहाँ की परंपरावादी धार्मिक और सांस्कृतिक विशेषता थी, वो वहाँ के लोगों की धार्मिक विश्वास थे। वर्ल्ड में दोनों देवता, ग्रीक्स एंड रोमन, ग्रीक और रोम दोनों जगह के लोग हैड बीन पॉलिथिस्ट, बहुदेववादी थे, पॉलिथिस्ट थे, भिन्न भिन्न देवताओं की पूजा करते थे। दैट इज इट इज इन्वॉल्व अ मल्टीपल्सिटी ऑफ द कल्ट्स दैट इंक्लूड बोथ रोमन, Greek and Eastern deities worshipped in thousands of temples। कहता है दैट इज द इन्वॉल्व मल्टीपल्सिटी, जिसके लिए उन लोगों ने बहुत सारे शहरों में अपने धर्म, अपने विश्वास, अपने मत, अपने धार्मिक विश्वासों को मानने के लिए रोमन, इटालियन गॉड्स को, जो जुपिटर थे, जो जूनो थे, जो मिनर्वा थे, जो मार्स थे, और इस तरह के बहुत सारे देवी देवता जो यूनान में, ग्रीक में और उसके पूर्वी भाग में पूजे जाते थे, उन लोगों के लिए हजारों हजार मंदिरों का निर्माण किया गया, हजारों हजार मठों को बनाया गया। द टेम्पल्स, श्राइन्स एंड द सेंचुरीज थ्रू आउट द एम्पायर, पूरे साम्राज्य में हजारों हजार मंदिरों का निर्माण, हजारों हजार श्राइन्स, मठ बनाए गए। कह रहा है पोलिथिस्ट हैड नो कॉमन नेम और लेबल टू डिस्क्राइब देमसेल्फ। पोलिथिस्ट जो थे वो किसी एक नाम से नहीं जाने जाते थे, उनके लिए किसी एक नाम का हम लेवल नहीं लगा सकते उनको व्याख्यायित करने के लिए, उनको बताने के लिए। वी कैन नॉट ईजिली कैटेगराइज देम इन वन पार्ट। पोलिथिस्ट they known the various names। The other, the great religious traditions in the empire
was Judaism. In the empire, the other religious sect that was the Judaism. यहूदी लोगों का था, जुडिस्ट थे. But Judaism was not monolith. Judaism was not monolith. It means Judaism was not monolith. Monolith word is used for particular in the sculpture area. But here in the social scenario, in the social form, the monolith it means एक ऐसा वर्ग जो एकास में हो, एक ही स्वरूप में हो. कह रहा है जुडिज्म वॉज नॉट मोनोलिथ. जुडिज्म का स्वरूप एक ही जैसा नहीं था. कह रहा है इसमें आइदर एंड देयर वाज ग्रेटर डील ऑफ डाइवर्सिटी विद इन द जीविश कम्युनिटीज़ ऑफ द लेट एंटिक्विटीज़. कह रहा है बाद के कालों में जीविश लोगों में या यहूदी लोगों में आंतरिक रूप से ये एकास में थे, लेकिन बाहरी रूप में ये भिन्न भिन्न प्रकार के थे. ये मोनोलिथ नहीं थे. यही आथर आपको बताना चाहता है. कहता है दस द क्रिश्चियनाइजेशन ऑफ द एम्पायर इन द 4th and 5th century was the gradual and complex process. 4th और 5th century में क्रिश्चियनिटी का विकास हुआ. बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस से, बहुत ही कड़ाई से इन लोगों ने क्रिश्चियनिटी को अपने क्षेत्र में एक्सपेंशन किया, एक्सपेंड किया, फैलाया. साम्राज्य के विभिन्न हिस्सों में क्रिश्चियनिटी फैल गई, क्योंकि आपने पढ़ा डायक्लेशियंस ने 4th सेंचुरी का जो बड़ा बदलाव था, राजा ने क्रिश्चियनिटी को राज धर्म के रूप में स्वीकार कर लिया था. राजा का जो धर्म था वो क्रिश्चियनिटी बन गई थी. बिलीव्स एंड प्रैक्टिस, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा. पोलिथिज्म डिड नॉट डिसअपियर ओवरराइट, स्पेशली in the western provinces where the Christian bishops waged a running battle against the beliefs and the practices they condemned more than the Christian laity did. The boundaries laity, the word laity I have already explained you. Laity is the common people's group who oppose the special right for the priest and such type of other people who belong to the church or religion. जो धर्म से, जो चर्च से जुड़े हुए पृष्ठ थे, पादरी थे, उनके विशेष अधिकारों का विरोध करने वाला ये क्रिश्चियन धर्म के अंदर इस सामान्य वर्गों का एक समूह था. कह रहा लैटी के बीच जो ये राज्यों का हो रहे थे, बिशप्स और वेज, इनके क्या हुआ, एक संघर्ष छिड़ा. द बाउंड्रीज बिटवीन द रिलीजियस कम्युनिटी वर मच मोर फ्लूइड इन द 4th century than they are powerful bishops who now led to the church to the reign in their followers and enforce a more rigid set of beliefs and practices. It means, मैं आपको थोड़ा पहले ले चलता हूँ. कहते हैं यूनान और रोम वासियों की जो परंपराएं थी, धार्मिक परंपराएं, वो बहुदेववादी थी. बहुत सारे देवताओं को लोग मानते थे. ये लोग अनेक पंथों में, उपासना पद्धतियों में विश्वास करते थे. कई सारे तौर तरीके से ये अपने भगवान की पूजा करते थे. कहता है इनके भगवान में, इनके देवी देवताओं में जिनकी पूजा करते थे, उसमें ग्रीक और यूनानी देवता, ग्रीक और इटली के देवता, इटालियन गॉड्स, और ईस्टर्न प्रोविंसेस के देवता, बहुदेववादी, बहुत सारे देवी देवताओं का ये लोग पूजा उपासना करते थे. देवताओं के नाम कह रहा है जुपिटर, जूनो, मिनर्वा, मार्स. और रोमन इटालवी देवी देवताओं में यूनानी तथा पूर्वी देवी देवताओं की पूजा करते थे. उन्होंने साम्राज्य भर में हजारों मठ, मंदिर और देवालय बना रखे थे. ये बहुदेववादी, ये पॉलिथिस्ट स्वयं को किसी एक नाम से नहीं पुकारते थे. रोमन साम्राज्य का एक बड़ा जो वर्ग था वो धर्म यहूदी धर्म था. लेकिन यहूदी धर्म ये एकास्म नहीं था, मोनोलिथ नहीं था, यानी विविधता के साथ था. इसमें विविधताहीन थी. कहता है अर्थात परवर्ती पुरा काल में यहूदी धर्म के अनेक विविधताएं मौजूद थी. 4th और 5th सेंचुरी में जब साम्राज्य का क्रिश्चियनाइजेशन किया गया, ईसाईकरण किया गया, तो कहता है एक क्रमिक और जटिल प्रक्रिया के रूप में ये क्रिश्चियनाइजेशन हो रहा था. बहुदेववाद, पोलिथिज्म विशेष रूप से पश्चिमी प्रांतों में आसानी से तुरंत गायब नहीं हुआ. जो पोलिथिज्म की कॉन्सेप्ट थी वो इस वेस्टर्न प्रोविंसेस में आसानी से ख़त्म नहीं हुआ, बल्कि धर्म प्रचारकों ने वहाँ के प्रचलित बहुदेववादी
मत मतांतरों तथा धार्मिक रीति रिवाजों का लगातार विरोध करते रहे। जो क्रिश्चियन धर्म के पृष्ठ थे वो लोग कहीं नहीं चाहते थे कि बौद्ध देवताओं देवी देवताओं को माने। वो सभी कहते थे कि सिर्फ एक गॉड है, जीसस को मानिए। इसका विरोध लंबे समय तक चला वेस्टर्न फ्रंटियर्स में, वेस्टर्न प्रोविंसेस में, स्पेशली रोमन वेस्टर्न प्रोविंसेस में। क्या एकाएक पॉलिथिज्म खत्म हुआ नहीं हुआ। इनके रीति रिवाज, इनके कर्मकांड का ईसाई पृष्ठ हमेशा विरोध करते रहे, निंदा करते रहे। 4th सेंचुरी तक आते आते भिन्न भिन्न धार्मिक समुदायों के बीच की सीमाएं इतनी कठोर और गहरी नहीं थी जितनी कि आगे चलकर हो गई। पहले लोगों में आपसी सद्भाव थे, धर्म में भी सद्भाव थी, लोग एक दूसरे के धर्म को मान्यता देते थे, सम्मान करते थे। लेकिन 4th सेंचुरी तक आते आते धर्म में ये क्रिटिकलिटी, ये रिचुअलिटीज बढ़ गई और यही सबसे महत्वपूर्ण बात थी। और ये जो रिचुअलिटीज थी, ये जो कॉन्फ्लिक्ट उत्पन्न हुआ, डिस्प्यूट जो हुआ, उससे विवाद की स्थिति पैदा हुई। धार्मिक समुदाय के बीच सीमाएं इतनी कठोर और गहरी हो गई आगे चलकर, जिससे शक्तिशाली जो बिशप थे उनकी कोशिशों के कारण इस तरह की समस्या उत्पन्न हुई। क्योंकि बिशप नहीं चाहते थे कोई पॉलिथिस्ट रहे, कोई पॉलिथिज्म को माने, और जिन्होंने अपने अनुयायियों को कड़ाई से धार्मिक विश्वास तथा रीति रिवाजों को पालन करने का पाठ पढ़ाया था। बिशप कहते थे कि आपको, अगर आप क्रिश्चियन धर्म को फॉलो कर रहे हैं तो सिर्फ आपको एक ही जीसस को मानना है और किसी गॉड को नहीं मानना। जनता में खुशहाली थी, खासतौर पर पूर्वी भाग में अधिक फैली, जहां आबादी 6ठी सदी के बाद, 6th सेंचुरी के बाद मुख्य भाग तक बढ़ती रही। हालांकि वहाँ प्लेग की महामारी का प्रकोप भी हो चुका था, जिसके कारण 540 के दशक में लगभग संपूर्ण भूमध्य सागरीय मेडिटेरियन रीजन प्रभावित हो गया था। द जनरल प्रॉस्पेरिटी was especially marked in the east, where population was still expanding till the 6th century, despite the impact of the plague, which affected the Mediterranean in the 540s. In the west, by the contrast, the empire the fragmented the politically as a Germanic groups. From the north, Goth, Vandals and Lombards etc. took over all the major provinces and established kingdom, and that are best described as the post-Roman. The most important of those were that of the Visigoths in Spain, destroyed by the Arabs between 711 and 720. That of the Franks in Gaul 511 to 687, and that of the Lombards and Italy 586 to 774. These kingdoms foreshadowed the beginning of the different kind of world that is usually called the medieval in the East, where the empire remained united. The reign of the Justinian is the high water mark of the prosperity and the imperial ambition. Okay, कह रहा है कि the general prosperity was especially marked in the eastern where population was still expanding. कह रहा है कि खुशी का जो एक प्रसन्नता थी जनता में, आम लोगों में, खासतौर से वहाँ पे जो पूर्वी हिस्सा था रोम साम्राज्य का। लेकिन 6th सेंचुरी BC तक आते आते 6th सेंचुरी AD तक आते आते इस भाग में प्लेग फैल गया, और प्लेग की महामारी के कारण बड़ी संख्या में लोग मरे, जिसके कारण 540 के दशक में लगभग संपूर्ण मेडिटेरियन रीजन प्रभावित हुआ प्लेग के कारण। और इसके विपरीत पश्चिम में जो साम्राज्य राजनीतिक दृष्टि से टूट गया था, खंडित हो गया था, क्योंकि उत्तर से आने वाले जर्मन मूल के समूह, कह रहा है ईस्टर्न प्रांत के लोग, ईस्टर्न प्रोविंसेस के लोग बड़े खुश थे कम से कम 6th सेंचुरी तक,
क्योंकि यहाँ पे अभी साम्राज्य अभी भी जो जनसंख्या थी तेज़ी से बढ़ रही थी, लेकिन 6th सेंचुरी में प्लेग फैलने के कारण यहाँ पे बड़ी जो महामारी का इसको सामना करना पड़ा। कहना दूसरी तरफ 6th सेंचुरी BC में जो वेस्टर्न फ्रंट थे उसे एक समस्या झेलनी पड़ी। वो समस्या थी कि राजनीतिक दृष्टि से ये लोग टूटने लगे, वेस्टर्न फ्रंट के लोग, क्योंकि नॉर्थ से आने वाले लोग जर्मन मूल के समूह में गोथ, वैडल, लोम्बार्ड आदि ने सभी बड़े प्रांतों को अपने कब्जों में ले लिया और अपने अपने राज्य स्थापित कर लिए, जिन्हें पोस्ट रोमन एम्पायर कहा गया या कहा जा सकता है। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण राज्य थे स्पेन के विसिगोथ का राज्य, जिसे अरबों ने 711 to 720 के बीच नष्ट कर दिया। दूसरा राज्य था गाल के फ्रैंको का राज्य, जो 511 to 687 के बीच था, और इटली में लोम्बार्डो का राज्य 568 to 774 के बीच था। ये राज्य एक भिन्न किस्म की दुनिया की शुरुआत थी, एक डिफरेंट टाइप ऑफ चेंजेस था जो इन क्षेत्रों में आ रहा था, जो इस क्षेत्र को प्रभावित कर रहा था। कह रहा है कि जो ये राज्य एक भिन्न किस्म की दुनिया की शुरुआत के पूर्व संकेत थे। इस दुनिया आमतौर पर मध्यकालीन या मेडिवल कहते थे। कहने का सेंस ये है कि अब 7th सेंचुरी 64 to 7th सेंचुरी का जो टाइम पीरियड है वो काफ़ी क्रिटिकल है। इट मीन्स ड्यूरिंग दैट टाइम वी हैव ऑब्जर्व दैट इन द रोमन सिनेरियो the mega changes introduced, especially in the western provinces, where the outsiders attacked. Outsiders like गोथ, वेंडल, लोम्बार्ड, जो बाहर से आए, इसलिए इसको पोस्ट रोमन कहा गया, इस काल को पोस्ट रोमन का कहा गया। और इन लोगों ने वहाँ पे जो राज्य स्थापित कर ली, गाल का फ्रैंको राज्य, इटली का लोम्बार्ड राज्य, और जो नए नए राज्य स्थापित किए जा रहे हैं, जिनको बाद में अरबों ने जीत लिया, इस पूरे काल को मध्यकालीन काल कहा गया, मेडुअल काल कहा था। पूर्वी भाग में क्या हुआ, जहाँ प्लेग फैला था, कह रहा पूर्वी भाग में जहाँ साम्राज्य संयुक्त बना रहा, यूनाइटेड रहा, जस्टिनियन का शासनकाल समृद्धि और शाही महत्वाकांक्षा का उच्च स्तर का द्योतक था। जस्टिनियन ने इसको यूनाइटेड किया रहा, एम्बिशियस एरा रहा जस्टिनियन का काल। जस्टिनियन 533 में अफ्रीका को वेंडलों के कब्जे से छुड़ा लिया और इटली को ऑस्ट्रोगोथों से लेकर वापस अपने अधिकार में कर लिया। उसने देश के तहस नहस, कह रहा है इससे देश तहस नहस हो गया और लोम्बार्डो के आक्रमण के लिए रास्ता तैयार हो गया। 7th सेंचुरी तक आते आते 7th सेंचुरी के प्रारंभिक दशकों में, इनिशियल डिकेड्स में, रोम और ईरान के बीच लड़ाई फिर छिड़ गई। सासानी शासक जो 3rd सेंचुरी BC से इस क्षेत्र में शासन कर रहे थे, ने मिस्र सहित सभी विशाल प्रांतों को में बड़े पैमाने पर आक्रमण कर दिया। और बाइजेंटियन, अब रोम साम्राज्य के ज़्यादातर इसी नाम से जानते थे, बाइजेंटियन एम्पायर को। अगर रोमन साम्राज्य को जानना गए तो लोग अब बाइजेंटियन एम्पायर के नाम से रोमन साम्राज्य को जानने लगे। तो कह रहा बाइजेंटियन ने 620 के डिकेड्स में प्रांतों पर फिर से अपना कब्जा कर लिया, लेकिन उसके कुछ ही वर्ष बाद उसे दक्षिण पूर्व की ओर से कुछ बहुत जोरदार झटका झेलना पड़ा, आक्रमण हुए, जिससे वह सहन नहीं कर सका और टूटने लगा, डिक्लाइन दिखने लगती है। आखिर क्या कहता है देखिए, जस्टिनियन It was just a few years away, literally from the final major blow, which came this time from the southeast. The expansion of Islam from the beginning in Arabia has been called the greatest political revolution ever to occur in the history of the ancient world.
by 642 CE. Barely 10 years after the Prophet Muhammad's death, the large part of both the Eastern Roman and Sasanian Empire had fallen to the Arab in the series of stunning the confrontation. However, should bear in mind that those conquests, which eventually a century later extended as far the upfield as Spain, Sindh and Central Asia, began in fact with the subjection of the Arab tribes by the emerging Islamic states, first within the Arabia and then in the Syria desert and on the fringe of Iraq, as we will see in the theme 4. The unification of Arabian Peninsula and its numerous tribes was the key factor behind the territorial expansion of Islam. Author want to clearly inform you about 620 decades. The Roman Empire faced to a very difficult situations. The difficulties which they faced, that the outsider attacks, that the origin of Islam and expansion of the Islamic State, that is the main problem for the Roman Empire. And we can say that it is also the reason to decline of the Roman Empire, the expansion of Islam. The expansion of Islam from the beginning in Arabia has been called the greatest political revolution ever the occur in the history of the ancient world. एंशियंट वर्ल्ड में एक बड़ा परिवर्तन, एक नए परिवर्तन की शुरुआत अरब में इस्लाम के आगमन से हुई। ग्रेटेस्ट पॉलिटिकल रिवोल्यूशन, एक राजनीतिक क्रांति के रूप में देखते हैं इसको। इट इज द ग्रेट पॉलिटिकल रिवोल्यूशंस इन अरेबिया, दैट इज द इस्लामिक origin, and then after the expansion of Islam as a political state. और कह रहा बाई 642, barely 10 year after the Prophet Muhammad's death, 10 साल के अंतर्गत 642 में 10 साल के अंदर ही प्रॉफेट मोहम्मद की मृत्यु के एक बड़े क्षेत्र पे दोनों ओर ईस्टर्न रोमन एंड ससानियन एम्पायर हैड फॉलन टू द अरब सीरीज ऑफ स्टनिंग। बहुत सारे आक्रमण हुए, ससानियन एम्पायर को धराशायी कर दिया गया, ईस्टर्न पोर्शन पे कब्जा कर लिया गया, और ये दोनों चीज़ें इस्लाम के आगमन के बाद रोमन एम्पायर की स्थिति को धराशायी करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। दैट इज द कन्फ्रंटेशन ऑफ द कल्चर। ये दो, दैट इज नॉट द वार अगेंस्ट टू पावर, दैट इज वार अगेंस्ट, दैट इज द कन्फ्रंटेशन अगेंस्ट टू कल्चर, द क्रिश्चियनिटी एंड इस्लाम। दो सभ्यताओं के बीच का टकराव था ये। इस्लामिक संस्कृति जो नई नई विश्व हो रही थी और तेजी से अपना पांव पसार रही थी, अपनी पकड़ मजबूत कर रही थी, और दूसरी तरफ क्रिश्चियनिटी, ईसाई धर्म के लोग जिन्होंने रोमन इलाकों में आधिपत्य स्थापित करके साम्राज्य बना लिया था। दोनों के बीच के टकराव की स्थिति कह रहा 10 साल के अंतर्गत 642 सी के आसपास ही बड़े क्षेत्र में रोम गए, पूर्व और पश्चिम दोनों प्रांतों में इस्लाम का अधिकार हो चुका था। वी शुड बियर इन माइंड दैट दोज कंक्वेस्ट, हमें इस बात को, उन विजेताओं को ध्यान रखना चाहिए, विच इवेंचुअली अ सेंचुरी लेटर, जो शताब्दी के बाद में क्या हुए, एक्सटेंडेड फॉर अ फील्ड ऑफ स्पेन। कह रहा है कि इसको ऐसे समझिए कि अरब देश में शुरू होने वाले इस्लाम के विस्तार को प्राचीन विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक क्रांति के रूप में देखा जा सकता है, कहा जा सकता है। 442 ये वो समय था जब पैगंबर मोहम्मद की मृत्यु के मुश्किल से 10 साल हुए थे। पूर्वी रोमन और ससानी दोनों साम्राज्य
में बड़े बड़े भीषण युद्ध हुए और युद्ध के बाद ये सारा क्षेत्र अरबों के अधिकार में आ गया। अरेबियंस ने इस क्षेत्रों को कैप्चर कर लिया। किंतु हमें ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि इस उभरते हुए इस्लामिक राज्य के जीते जो एक शताब्दी के बाद अंततः स्पेन, सिंध और मध्य एशिया तक फैल गए, अरब जनजाति को ही पराजित करने से हुई थी। अरब से शुरू होकर ये जो विजित क्षेत्र थे, जीते गए क्षेत्र थे, ये जीते सीरियाई रेगिस्तान, ईरान की सरहदों तक पहुंच गए। मतलब बहुत कम समय में इस्लामिक स्टेट का विस्तार काफ़ी बड़े क्षेत्रों पर हो गया। ये वही क्षेत्र था जहाँ पे कभी कबायली क्षेत्र के रूप में लोग निवास करते थे। ये वही क्षेत्र था जो कभी रोमन एम्पायर का एक हिस्सा थी, लेकिन आज इन क्षेत्रों पे अरब का अधिकार हो चुका था। इस्लाम का एक्सपेंशन हो चुका था और ये एक्सपेंशन स्पेन, सिंध और मध्य एशिया, मिडिल ईस्ट तक के क्षेत्रों में फैल चुकी थी। अरब से शुरू होकर ये जीते सीरियाई रेगिस्तान तथा इराक की सरहदों तक पहुंच गए, बाउंड्री तक पहुंच गए। इराक के एरिया, इराक, ईरान, एक बड़े प्रांत का इस्लामीकरण कर दिया गया। इसके पश्चात मुस्लिम सेनाओं ने बहुत दूर दूर तक के क्षेत्रों को जीता, जैसा कि हम इसके बारे में चैप्टर 4 में पढ़ेंगे। अरब प्रायद्वीप और वहाँ रहने वाली अनेक जनजातियाँ और जनजातियों के एकीकरण के कारण ही इस्लाम धर्म का उद्भव हुआ, विकास हुआ। इस तरीके से रोमन एम्पायर का जो विकास दिखाई देता है हमें 3rd सेंचुरी BC से, उसके विकास में और फिर उसका डिक्लाइन 7th सेंचुरी तक आते आते इस्लाम के कारण हुई। इस्लामिक कल्चर ने उस बड़े क्षेत्र पर कब्जा किया, अधिकार किया और अपने साम्राज्य की सीमा काफ़ी बड़े क्षेत्रों में कर ली। उन्होंने ईस्टर्न पार्ट को, ईस्टर्न रोमन को और वेस्टर्न रोमन ससानियन को भी जीता। उन्होंने वहाँ के कल्चर को प्रभावित किया, अपने धर्म को बड़े पैमाने में फैलाया। इस तरीके से हमें इस्लाम के एक्सपेंशन की पूरी अवस्था, पूरी दशा दिखाई देती है। वो क्षेत्र जो कभी रोमन एम्पायर का हिस्सा थे, वो बहुत सीमित क्षेत्रों में बच गई। इसके अधिकांश पार्ट अब अरब आक्रमणकारियों के अधिकार में आ गए, इस्लाम के राज्य के अंतर्गत आने लगे। अगर आप इन चीज़ों को विस्तार से पढ़ना चाहते, इफ़ यू वांट टू रीड अबाउट द इस्लामिक हिस्ट्री, you can read the chapter 4, Central Islamic Land, where I will also discuss about the every and each sections, Abbasid revolutions, caliphates, rise of Islam, situations, conditions, everything, the Islamic calendars, and how can they expand their boundary, how can they enlarge the boundary of the Roman Empire. We will read in chapter 4. But here, that is the main information for you, that the Roman Empire declined, and particularly that area, the new power what आ चुकी थी, they can establish their state, establish their empire, a new empire, that was the Islamic Empire. अब मैप को देखिए, आप कह रहा है इस मैप में देखिए, और इस मैप को देखने के बाद आपको कई सारी चीज़ें समझ में आएंगी। वेस्ट एशिया मैप 2, वेस्ट एशिया सबसे नॉर्थ में देखिए, मैप में अपर पोर्शन नॉर्थ, लोअर पोर्शन साउथ एंड राइट पोर्शन ईस्ट और लेफ्ट पोर्शन वेस्ट कहलाती है। आप देखिए ब्लैक सी, कॉन्स्टेंटिनोपल एकदम ब्लैक सी और मेडिटेरियन सी को जोड़ रही है, सेंटर पे बनाया गया। आर्मेनिया, एंटियोक, डमेकस, पैलेस्टाइन, जूडिया एंड पेरिस, ईरान, द पर्सिया, बगदाद, एक बड़ा क्षेत्र है। अफगानिस्तान, बुखारा, समरकंद, आल्सो द वेस्टर्न फ्रंटियर ऑफ इंडिया, Sindh. This map is located, the
इस्लामिक बाउंड्री, इस्लामिक स्टेट बाउंड्री। अब आप कल्पना कर सकते हैं कि इस्लामिक स्टेट का विकास कितने तेज है, कितने बड़े क्षेत्र में हुआ, और वो भी प्रॉफिट मोहम्मद के मृत्यु के 10 वर्ष के अंदर अंदर 642 तक आते आते एक बड़े साम्राज्य को उन लोगों ने जीता, एक बड़े साम्राज्य पर उन्होंने अधिकार किया। इस तरीके से चैप्टर 4 पे हम लोगों ने काफ़ी बातें की। आप टाइम लाइन्स पे यहाँ ध्यान दीजिएगा। रूलर्स 27 BC to 40 CE, the Principate founded. What is the Principate? Augustus first Roman Emperor. Who was Augustus? Who was Tiberius? ताजान, हार्डियंस। कुछ महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट टाइम लाइन्स हैं जिनको आपको याद करना पड़ेगा। यू हैव टू रीड ऑल। फिर आपको एक मौसिक एट द लेबनान ऑफ द, एक आपको पेंटिंग्स दिखेगी रोमन कल्चर को दिखा। देखिए आप कोई सारी चीज़ें, और यहाँ के क्वेश्चन आंसर को आपको लिखना है, क्वेश्चन आंसर को प्रॉपर फॉर्म में आपको डेवलप करना है। नेक्स्ट चैप्टर हम पढ़ेंगे आपके नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट चैप्टर है द सेंट्रल इस्लामिक लैंड। यहाँ पे हम बात करेंगे रोमन एम्पायर के बाद एक जो नई शक्ति आई, जो सेंट्रल इस्लामिक लैंड के रूप में विकसित हुई, दुनिया इसे सेंट्रल इस्लामिक लैंड के रूप में जानता है। आज के लिए इतना ही। ओके, गुड बाय एंड टेक केयर। डू हार्ड वर्क एंड प्रिपेयर योर नोट्स।